नमस्कार। गांव ढाणी में परस्पर लाभ है सहकारिता, एक दूजे के प्रति सद्भाव है सहकारिता, स्वेच्छा से एक दूजे का निभाती साथ है, सच कहूं तो देश का सौभाग्य है सहकारिता। जी हां दोस्तों, ग्रामीण भारत के विकास का जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के प्रयास यूं तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही आरंभ हो चुके थे, लेकिन सरकार बनने के बाद विभिन्न सरकारी प्रयासों और भारतीय ग्रामीण जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज देश विकास कर रहा है। कि यूं तो सहकारिता की जागरूकता गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के लोगों में आई है, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण जहां उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं, दुष्प्रभावित हुए हैं, गिरावट आई है, वहीं सहकारिता ने राष्ट्र की समृद्धि के लिए, सहकारिता से ग्रामीण विकास की समृद्धि के लिए नए आयाम स्थापित भी किए हैं। कोरोना का उद्योगों पर प्रभाव और सहकारिता से ग्रामीण विकास की समृद्धि, इस विषय पर चर्चा के लिए आज बीच बहस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता विशेषज्ञ और सहकारिता के राष्ट्रीय नेता सूरजभान सिंह जी आमेरा। हम उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आमेरा साहब नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत आप धन्यवाद। सहकारिता से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आपकी सहकारिता में पहचान है कि आपने सहकारिता के लोगों के लिए, सहकारिता आंदोलन के लिए और सहकारिता से ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारे आयाम स्थापित किए हैं, बहुत सारा काम किया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सहकारिता का क्या अर्थ है और मूलतः अगर हम कहें कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो आप क्या कहेंगे? राजेंद्र जी, जैसा पृष्ठभूमि में आपने कहा कि साथ मिलकर सद्भाव का नाम है सहकारिता जी। तो सहकारिता जो ये दो शब्द हैं, सह और कारिता, इससे इसका शाब्दिक अर्थ स्पष्ट होता है। सह मतलब साथ मिलकर, साथ जुड़कर, कारिता मतलब कार्य करना। जब समान उद्देश्य के लिए, समान परेशानियों के समाधान के लिए, समान कठिनाई और विपत्तियों के निराकरण के लिए व्यक्ति या संस्थाएं मिलकर काम करते हैं तो उसे सहकारिता और सहकारी संस्थाएं कहते हैं। वैसे तो सहकारिता भारतवर्ष में गुलाम भारत में अंग्रेज़ों के शासन में भी स्थापित था और 1904 से ही सहकारिता की व्याख्या और परिभाषा अंग्रेजी शासन ने भी की। लेकिन देश की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने जो एक भारत के विकास का सपना देखा, जो ग्रामीण विकास के माध्यम से, पंचायती राज और ग्रामीण शिक्षा के माध्यम से, उसमें सहकारिता भी उनका एक मूल सपना था कि किस तरह इस देश के लाखों किसानों को, ग्रामीण जनता को, जुलाहों को, गरीब दीनहीन विपन्न लोगों को, जो आर्थिक सक्षम नहीं है, जो आर्थिक मजबूर है, लाचार है, उनका कैसे एक मंच पर लाकर सह अस्तित्व के साथ आर्थिक विकास किया जाए। पुराने जमाने में कॉमर्शियल बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी बैंक भी नहीं थे। सेठ साहूकारों के बैंक हुआ करते थे, सेठ साहूकारों की व्यवस्था थी। तो उस व्यवस्था में सेठ साहूकारों का किसानों के साथ जो भी ब्याज और व्यवस्थाएं थी, जो आप हम सब परिचित है, उनसे भी किसानों को मुक्त कराने की आवश्यकता थी। तो मूल रूप से किसानों के विकास के लिए और आर्थिक विपन्न गरीब लोगों को आर्थिक समृद्ध और स्वरोजगार से खुशहाल बनाने के लिए समान उद्देश्य के लोगों को एक साथ मिलकर सहकारिता के माध्यम से आर्थिक उन्नति, समृद्धि और खुशहाल भारत की कल्पना के लिए सहकारी आंदोलन का सूत्रपात किया गया। और ये आज जो एक चिंगारी के रूप में शुरू हुआ था, देश के विकास में एक बहुत विशाल मसाल और विराट वृक्ष का रूप ले चुका है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है राजेंद्र जी कि सहकारिता ने इस देश के विकास में, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार में, ग्रामीण लोगों की खुशहाली में, इस देश की हरित क्रांति में, इस देश की श्वेत क्रांति में, इस देश की पीत क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिससे आज एक भारत सशक्त और मजबूत भारत के रूप में खड़ा हुआ है। आपने बहुत सही कहा सूरजभान जी। एक बात है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इधर कोरोना महामारी को हम देखते हैं तो हर तरह से हर क्षेत्र को कोरोना महामारी ने प्रभावित किया है। कोरोना महामारी का प्रभाव एक तरफ हम देखते हैं कि उद्योग जगत पर इस तरह का पड़ा है कि जैसे ही कोरोना की शुरुआत हुई और लगा लोगों में एक भय व्याप्त हुआ, कोरोना से ग्रसित हुए लोग
कई तरह के वीडियोस सामने आए, कई तरह की रिपोर्ट सामने आई, कई तरह के समाचार सामने आए, लोगों में एक भय व्याप्त हुआ और शहरों से उद्योग धंधों को छोड़कर गांवों की तरफ पलायन हो गया। बहुत सारे बेरोजगार होकर युवा अपने गांव में आ गए। तो कोरोना का जो प्रभाव है उद्योगों पर खास करके, उसको आप किस तरह से देखते हैं? राजेंद्र जी, कोरोना जो वैश्वव्यापी महामारी है जी, ये एक ऐसी महामारी है जिसने आर्थिक जगत को ही नहीं, मानव जीवन के पूरे सामाजिक जगत को और जीवन को प्रभावित किया है। जी जी। अब आर्थिक दृष्टि से इस कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव का अगर हम आकलन करें तो ये एक ऐसा पहली मंदी है जो गैर आर्थिक कारण से आर्थिक जगत को बर्बाद किया गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और औद्योगिक दृष्टि से, उद्योगों पर प्रभाव की दृष्टि से इस महामारी का आकलन किया जाए तो सर्वविदित है कि इस पूरी औद्योगिक व्यवस्था को इस कोविड महामारी ने मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रभावित किया। इसकी आपूर्ति और मांग, आपूर्ति की भी मंदी पैदा करी और मांग की भी मंदी पैदा करी। जब किसी उद्योग और अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई में दोनों तरफ से मंदी व्याप्त हो जाती है तो उद्योगों पर उसका दुष्प्रभाव होना बहुत स्वाभाविक है। जो ही कोविड की महामारी ने व्यापक रूप ग्रहण किया, सरकार ने आम जन की सुरक्षा के लिए आम जन के जीवन को प्राथमिक रूप से मानते हुए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि विकास जरूरी है तो जीवन उससे ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। आर्थिक गतिविधियां जरूरी है तो लोगों के जीवन को बचाया जाना उससे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल सही। तो जब जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में आ गया और आर्थिक विकास और उद्योग और आर्थिक गतिविधियां दोहरी सेकंड स्तर पर आ गई तो मौलिक उद्देश्य था लोगों के जीवन को बचाना। जी जी। तो इस कोविड को सामुदायिक संक्रमण से रोकने के लिए जो ही लॉकडाउन लागू किया गया, लोगों की आवाजाही और जीवन की सामान्य गतिविधियों पर ब्रेक लगाया गया। आप देखिए, अब इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि भारत और पाक युद्ध में भी रेल के पहिए नहीं रुके थे। जी जी जी, बिल्कुल। जब दो देशों का विश्व युद्ध हो रहा था और युद्ध सबसे बड़ी घटना और आपदा होती है, उस समय भी हमारे देश का भारतीय रेल सुचारू रूप से काम कर रहा था। लेकिन कोरोना ने न केवल रेल के पहिए रोक दिए, हवाई जहाज के पंखे भी रोक दिए गए। बहुत अच्छा। जब हवाई जहाज के पंखे रुक गए और रेल का चक्का जाम हो गया तो स्वाभाविक रूप से औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक विकास भी ठप हो गया। अब जब रेल यातायात और हवाई यातायात का विकास रुक गया तो सभी प्रकार के उद्योग दो तरह से प्रभावित हुए। जो स्वदेशी गतिविधियों से, स्वदेशी आर्थिक संचालन से जिन उद्योगों का संचालन होना था वो भी इंटरनल रीजन से प्रभावित हुए, और जो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, अंतर्राष्ट्रीय डिमांड और सप्लाई से, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और पूर्ति से संचालित होने थे वो भी प्रभावित हुए। तो हम ये कहें कि रेल और हवाई यातायात के बंद होने के साथ ही लोगों का और मजदूरों का शहरों से ग्रामीण की ओर पलायन होने के साथ ही उद्योगों पर इस प्रकार से संकट खड़ा हुआ कि हवाई यातायात और रेल यातायात रुकने से सबसे बड़ा संकट पर्यटन यातायात पर उद्योग हुआ। पर्यटन यातायात और होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो गए और पूरी तरह से बंद हो गए। जब हम साथ ही साथ देखें तो चीन के साथ भारत के दवा व्यापार और आईटी का बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो चीन की इस महामारी से और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबंध से हमारा दवा उद्योग भी प्रभावित हुआ जी, हमारा आईटी सेक्टर भी प्रभावित हुआ। और फिर साथ ही साथ हम देखें तो हिंदुस्तान के जवाहरात उद्योग, हीरा कारोबार उद्योग बहुत व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। और ये सारे उद्योग जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें रॉ मटेरियल की सप्लाई और मानव संसाधन की आवश्यकता, मानव संसाधन लेबर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूंजी के साथ मिलकर उत्पादन की गतिविधियों का संचालन करता है। जब लोगों के जीवन का संकट खड़ा हुआ तो उद्योगों को छोड़कर, रोजगार को छोड़कर इस देश के करोड़ों श्रमिक, करोड़ों ग्रामीण मजदूर जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर रहते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाते हैं, बड़े बड़े उद्योग और कारोबार को चलाते हैं, वो सब अपने गांव की तरफ दौड़े, गांव की तरफ चले। तो उद्योगों में उत्पादन बंद हो गया, मानव उत्पादन के लिए लेबर उपलब्ध नहीं रही, फैक्ट्री की मशीनें बंद हो गई, भट्टियां बंद हो गई, सोलर सब बंद हो गए। तो उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए। ऐसी स्थिति में फिर जाकर जब अर्थव्यवस्था इस कोविड से चौपट हो गई तो फिर सहकारिता और कृषि ने उम्मीद जगाई। जी जी जी, फिर सहकारिता और कृषि ने उम्मीद जगाई। तो आप फिर इसको जो ग्रामीण विकास से यानी सहकारिता की हम बात कर रहे हैं, तो सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप जब आज सारे उद्योग धंधे बंद हो गए जी और सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई तो फिर ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधों की याद आने लगी। और ग्रामीण उद्योगों का केंद्र है ग्राम, उसकी इकाई है ग्रामीण स्तर।
और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर और जो लोग वहां से गांव की तरफ आए थे, उन्होंने अपने रोजगार की संभावनाएं फिर गांव में तलाश करना शुरू की और ग्रामीण इकाई स्तर के रूप पर कृषि जनित उद्योगों की स्थापना पर सरकार का भी ध्यान गया और राजस्थान सरकार ने भी कृषि जनित कृषि प्रसंस्करण निर्यात संवर्धन योजना राजस्थान के अंदर लागू करी, जिसके अंदर कृषि उद्योगों की इकाई स्थापना करने पर जोर दिया जा रहा है कि खेत में ही उत्पादन के साथ उस उत्पादन से संबंधित औद्योगिक इकाई उस खेत के आसपास ही लगा दी जाए। बहुत अच्छा। उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिन्हें हम कहते हैं कि अगर आंवला पैदा होता है तो आंवले से मुरब्बा वहीं पैदा किया दिया जाए, अगर गंगानगर में कीनू पैदा होता है तो कीनू से वहीं उसका जूस और उससे संबंधित सहायक उत्पाद बनाने की कोशिश की जाए, अगर कपास पैदा होता है तो कपास से संबंधित उद्योग वहीं पैदा किया जाए। आज बाड़मेर में देखिए आप अनार और कीवी जैसे फल पैदा हो रहे हैं और जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो हमारे राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें हर संभाग अपने उत्पादन कृषि और की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। तो जहां जिस चीज की कृषि उत्पादकता अधिक होती है उससे संबंधित उद्योगों की वहां स्थापना करके ग्रामीण उद्योगों का प्रसार किया जाए, जिससे किसान को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा, किसान बिचौलियों से बचेगा, किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, उस उद्योग से जुड़ने वाले ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ग्रामीण स्तर में आय का स्तर बढ़ेगा और लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। तो आज कृषि जनित उद्योग और अर्थव्यवस्था को भी सहारा कृषि ही दे रही है और कृषि और सहकारिता दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है। तो आज इस कोविड के अंदर सरकार को भी और हम आम जन को भी सहकारिता के माध्यम से कृषि जनित उद्योग की स्थापना करके ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से भंडारण की व्यवस्था करके फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके पशुपालन करके डेयरी के माध्यम से मत्स्य पालन के माध्यम से ये जो सब कृषि जनित एक्टिविटी जो सहकारिता से जुड़ा हुआ है, इस कारोबार और व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और इसी से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ग्राम सेवा सहकारी समिति अभी आपने बोला, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, इनका जो गठन है किस तरह से हो पाता है और ये किस तरह से काम करती हैं ताकि ग्रामीण की जो अर्थव्यवस्था है ग्रामीण भारत की वो इजाफा हो उसमें? राजेंद्र जी, सहकारिता राज्य सूची का विषय है जी और हर राज्य का सहकारिता अपना अपना विषय होने के नाते उस राज्य का अपना सहकारी अधिनियम होता है। राजस्थान में भी राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों का गठन किया जाता है, जिसके तहत राजस्थान के सहकारिता रजिस्ट्रार के यहाँ और रजिस्ट्रार के विभिन्न जिला स्तर खंडीय कार्यालयों में सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो समान उद्देश्य से व्यक्ति और सहकारी समितियों का गठन प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर किया जाता है। सहकारिता के सदस्यों की पूंजी से, सहकारिता के सदस्यों के द्वारा, सहकारिता के सदस्यों के कल्याण के लिए सहकारी समिति संचालित की जाती है, जिसका पूर्णतः शासन और प्रशासन प्रजातांत्रिक स्वरूप से होता है, यानी कि सहकारिता के सदस्यों के द्वारा ही सहकारिता को चलाया जाता है। पूंजी भी उनकी उन्हीं में लगी हुई होती है और उस पूंजी से उन्हीं का ही विकास किया जाता है। तो गांव में राजस्थान के अंदर अभी लगभग 6700 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। अच्छा। जो हर बजट सत्र के साथ नई नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है और ग्राम सेवा सहकारी समितियां गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक ये सहकारिता का वो नेटवर्क है जो किसान के खेत और खलियान तक, किसान के घर और द्वार तक उपस्थित रहता है। किसान को सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए, सहकारी साख उपलब्ध कराने के लिए, सहकारी ऋण व्यवस्था के साथ साथ किसान को उर्वरक, खाद, बीज, पेस्टिसाइड और अब तो जब इसका कार्य क्षेत्र व्यापकता बढ़ रही है तो किसान को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण, विभिन्न तरह के परामर्श, सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। और कोविड के अंदर राजस्थान में राजेंद्र जी बड़े सहकारिता ने नए प्रयोग किए। किसान की उपज को खरीदने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा दिया गया। अच्छा। जो आज से पहले कभी मंडी के रूप में सहकारी समितियां कार्य नहीं करती थी, तो उनको गौण मंडी का दर्जा दिया गया और उन्होंने किसान की उपज को खरीदने का कार्य किया। अच्छा। किसान की उपज को रहन रखकर उस पर ऋण सुविधा देने का कार्य किया। तो ये कोविड की ही अवसर की तलाश है। ये कोविड में ही सहकारिता की किसान के लिए बहुत बड़ी भूमिका है और ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सहकारिता का योगदान है। तो इस प्रकार से ग्राम सेवा सहकारी समितियों का बहुत बड़ा व्यापक कार्य क्षेत्र, बहुत बड़ा व्यापक उपयोग और महत्व सहकारिता के माध्यम से किसान की उन्नति के लिए, कृषि की उन्नति के लिए गांव-गांव तक। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि महामारी के इस विषम काल में भी सहकारिता ने कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में विकास के और समृद्धि के नए आयाम स्थापित किए हैं। राजेंद्र जी, विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित नहीं किए हैं, बल्कि इस आपदा में संकट मोचन के रूप में भी काम किया।
आप देखिए सहकारिता का जो राजफेड विभाग है, उपभोक्ता जो यूनिट है, कंज्यूमर सप्लाई यूनिट है, उस कंज्यूमर सप्लाई यूनिट के माध्यम से कोरोना के महात्रासदी के अंदर सहकारी समितियों के लोगों ने, सहकारी क्षेत्र के कर्मचारियों ने घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर उनको अपनी घरेलू सामग्री, राशन सामग्री, रसोई की सामग्री को घर घर उपलब्ध करवाया है। जयपुर शहर के अंदर, जोधपुर शहर के अंदर तो ग्रामीण विकास तो किया ही है, लेकिन सहकारिता ने एक सच्चे साथी के रूप में, एक सच्चे सहभागिता के रूप में, एक सच्चे दोस्त के रूप में उसकी जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति की है। यह भी सहकारिता के माध्यम से किया गया है। और अगर आप बैंकिंग क्षेत्र की तरफ जाओ तो सहकारी बैंकों ने देश के अन्य बैंकों की तरह, पूरे देश के बैंकिंग उद्योग की तरह पूरे कोरोना महाकाल के अंदर अपनी बैंकिंग सेवाओं को सतत जारी रखा है, अपने किसानों के लिए ऋण सुविधाओं को सतत जारी रखा है, कृषि उद्योगों के लिए ऋण सुविधाओं को सतत जारी रखा है। तो सहकारिता ने इस कोविड में ग्रामीण विकास के साथ साथ संकट मोचन के रूप में, एक सेवा प्रदाता इकाई के रूप में, एकोमोडेट यूनिट के रूप में भी अपना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। सर, जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति की जब बात आई तो हम इसको और थोड़ा सा यूं जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे ग्रामीण भाई हैं, जैसा कि आपने कहा कि राजस्थान में 6000 समथिंग है, जबकि मैं समझता हूँ गाँवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं तो नहीं है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि जो ये प्रोग्राम हमारा दूरदर्शन का जयपुर का है, ये गाँव और ढाणी ढाणी में देखा जाता है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन जगहों के लिए क्या कहना चाहेंगे जहां पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं, किस तरह से वो ग्राम सेवा समितियों का निर्माण करें, बनाएं, और एक दूसरे को एक सबके लिए और सब एक के लिए, जो मूल अवधारणा है सहकारिता की, इसको साथ लेकर किस तरह से एक दूसरे का सहभागिता कर सकते हैं और संभाव पैदा कर सकते हैं। राजेंद्र जी, ग्राम सेवा सहकारी समितियों की गठन और इनकी संख्या में बढ़ोतरी का कार्यक्रम सतत रूप से जारी है। अभी भी वर्तमान में सरकार ने 1000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने का संकल्प लिया है, और उसके तहत 300-400 ग्राम सेवा सहकारी समितियां अभी 2019-20 के अंदर खुली हैं। और हर पंचायत स्तर तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य है और योजना है, और हर पंचायत स्तर पर धीरे धीरे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति अपने एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में, एक सक्षम आर्थिक इकाई के रूप में किसानों के हित के लिए काम करती है। और उस ग्राम सेवा सहकारी समिति का सक्षम होना या उसकी सार्थकता, उपयोगिता सिद्ध होना इस बात पर निर्भर करती है कि उस ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में कितने सदस्य किसान उससे जुड़े रहते हैं, किसने ऋणी सदस्य किसानों की वो आवश्यकता बनती है। तो उपलब्ध किसान सदस्यों की संख्या के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाता है। जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति छोटे ग्रामीण स्तर पर या छोटे तालुका स्तर पर उपलब्ध नहीं है, तो वहां वो अपने पास की समीप की पंचायत की ग्राम सेवा सहकारी समिति से वो किसान जुड़े हुए हैं। इसलिए हर किसान को ग्राम सेवा सहकारी समिति की सुविधा उपलब्ध है, और हर किसान को जो ग्रामीण स्तर पर जमीन रखता है, इवन अब तो भूमिहीन किसान के लिए भी ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्य के रूप में सुविधा शुरू की गई है, जो हाली के रूप में, सीरी के रूप में दूसरे किसान को बोता है, किसान की खेती करता है, वो भी ऋणी सदस्य किसान के रूप में सहकारी समिति से जुड़ सकता है। तो सभी लोगों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़ना चाहिए, सहकारी बैंकों की ऋण सुविधा का लाभ लेना चाहिए, और यह बात भी अपनी जहन में रखनी चाहिए कि उस समिति का मालिक किसान स्वयं खुद है। सर, तो समय पर ऋण ले और समय पर ऋण चुकाए। किसान ये काम करेगा कि समय पर ऋण लेगा, चुकाएगा, अब बढ़ जाएगा। किसान भी संगठित हो जाते हैं, और किसानों का एक उत्पादक संघ भी है। तो किसान उत्पादक जो संघ है, उसका ग्रामीण विकास में क्या भागीदारी है उसकी, और उसके लिए सरकारें क्या काम कर रही हैं? राजेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा विषय रखा। ये एक नई अवधारणा है, सरकार की एक नई सोच है जी, कि किसान अपनी खेती के साथ साथ जो सिर्फ अपने खेती और उत्पादन पर ही निर्भर है, तो वो क्यों नहीं खेती के साथ साथ, कृषि उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़ी सभी व्यावसायिक गतिविधियों का भी संचालन करे, उन सभी व्यावसायिक गतिविधियों का भी मालिक स्वयं खुद बने, उन सभी व्यावसायिक गतिविधियों का भी लाभ स्वयं अपने स्तर से हासिल करे। तो इस तरह से कुछ किसान मिलकर या गांव या कई गांवों के किसान मिलकर जो अपना एक समूह बनाते हैं, उसे किसान उत्पादक संघ कहा जाता है। और किसान उत्पादन संघ का गठन का उद्देश्य यह है कि वो अपनी फसल के उत्पादन के साथ साथ, खेती करने के साथ साथ, उस खेती से जुड़ी हुई सभी व्यावसायिक गतिविधियों का एक समूह के रूप में समान उद्देश्य के लिए एकत्रित होकर संचालन करे। तो सर, ये केंद्रीकृत योजना है या राज्य का? जो आपने कहा कि सहकारिता है और राज्य का एक वो है, केंद्र सरकार ने भी इससे लिए
नाबार्ड की भूमिका से लेके और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें केंद्र की भूमिका भी सामने आती है। नाबार्ड एक बहुत बड़ा संस्थान है जी। जो हर राज्य के ग्रामीण विकास, कृषि और सहकारिता विकास के लिए प्रयासरत है और ये भारत सरकार का उपक्रम है। तो भारत सरकार की जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, जी जी, भारत सरकार की जो कृषि विकास की योजनाएं हैं, जो ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास योजनाएं हैं, वो रिजर्व बैंक के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से नाबार्ड के द्वारा भारत सरकार राज्यों में, राज्य सरकार के जॉइंट वेंचर के साथ उन्हें लागू करती है। जी जी जी। तो किसान संघ की स्थापना की जाए, ये मूलतः केंद्र सरकार और नाबार्ड की उपज है। जी जी, ये नाबार्ड का विचार है। जी जी जी। और नाबार्ड चाहता है कि अधिक से अधिक किसान संघों की स्थापना की जाए और किसान संघों की स्थापना सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। भारत सरकार ने देश में 10,000 किसान संघ गठन करने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्तमान में राजेंद्र जी 5,000 किसान संघ काम कर रहे हैं और इन किसान संघों का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि उत्पादन के साथ साथ बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्र और मंडी और कृषि का विपणन, फसल का विपणन, ये सब गतिविधियां किसान संघों के माध्यम से संगठित होकर, संकलित होकर की जाती है, जिनसे उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिलती है, उपज का सही दाम मिलता है और उपज को सही बिक्री के लिए केंद्र भी स्थापित होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हरियाणा के अंदर डॉक्टर बेनीवाल ने एक बहुत ही हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ दुग्ध किसान उत्पादक संघ बनाया। जी जी। उन्होंने कहा कि शक्तिवर्धक उत्पादक संघ के नाम से उन्होंने 37 गांवों के किसानों को, 37 दुग्ध उत्पादकों को संगठित किया और उन्होंने पहले ही वर्ष में अपनी खुद की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर ली। जी जी जी। तो उन किसानों से दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध खरीद कर और उस दूध से मावा, दही, घी, पनीर, खोया, बर्फी, ये सब उत्पादन का कार्य शुरू किया और इन सभी उत्पादनों की अपनी अलग अलग स्वयं की एक यूनिट लगाई और इस यूनिट के माध्यम से आज 37 गांवों के किसान इतने समृद्ध और संपन्न हो गए हैं कि अभी 2019-20 में उस दुग्ध उत्पादक संघ का लगभग 3,500 करोड़ का कारोबार और हरियाणा सरकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ उत्पादक संघ की, सर्वश्रेष्ठ किसान संघ का पुरस्कार प्रदान किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो किसान उत्पादक संघ है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को संवारने का भी काम कर रहा है। निसंदेह, जब किसान मिलकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं जी, व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, जब विपणन गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और उनसे नई नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर रहे हैं, ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं और लाभ की हिस्सेदारी ले रहे हैं और आय का साधन बन रहे हैं, जीवन स्तर में सुधार कर रहे हैं, तो निसंदेह किसान उत्पादक संघ देश के, राज्य के ग्रामीण विकास की बहुत मुख्य कड़ी है, जो न केवल किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए बल्कि उस आसपास के गांवों की आर्थिक समृद्धि के लिए, जिन गांवों के किसान मिलकर ये उत्पादक संघ बनाते हैं, उस गांव की भी खुशहाली होती है, उस गांव में भी आमूलचूल सामाजिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन आते हैं और उन्नति की राह बनती है। सर, कृषि आधारभूत संरचना विकास कोष ये क्या चीज है? फिर आपने बहुत ही मौलिक जानकारी और विषय की तरफ प्रश्न खड़ा किया। जी। दो चीज है राजेंद्र जी कि कृषि आधारभूत संरचना विकास कोष और कृषि आधारभूत संरचना विकास कोष। अच्छा अच्छा अच्छा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में नाबार्ड के अंदर कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादन के साथ आधारभूत संरचना का विकास और संवर्धन करने के लिए, दोनों चीजें हो, संवर्धन के लिए जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराने के लिए, उन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष का गठन किया। अब इसके अंदर नाबार्ड मुख्य रूप से शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से, जी जी जी, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से उन विकास योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराती है और सुविधा उपलब्ध कराती है। अब अगर हम विस्तार से इसकी चर्चा करें, आधारभूत संरचनात्मक विकास कोष, तो ग्रामीण विकास के लिए लोगों की आय का साधन बढ़ाने के साथ साथ लोगों के सामाजिक जीवन में भी बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सिर्फ अर्थ की बात करते रहें, हम सिर्फ लोगों को रोजगार की ही बात करते रहे और सामाजिक जीवन में बदलाव की बात नहीं करें तो भी उसे ग्रामीण विकास नहीं कहा जा सकता। तो आमूलचूल परिवर्तन के साथ जो अवधारणा बनी ग्रामीण विकास की, उसके अंदर पहले तो मौलिक रूप से सोचा जाता था कि कृषि, उद्योग, सिंचाई, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य,
यही मौलिक रूप से विकास के आधार है। लेकिन बदलते समय के साथ इनसे आगे बढ़कर भी विकास की अवधारणा को सर एक चीज और, दो छोटी छोटी चीजें, क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। एक तो हम चाहेंगे कि सहकारिता में महिलाओं की भूमिका क्या है, और जो इसमें काम कर रहे हैं सहकारिता कार्मिक, उन सहकारिता कार्मिकों के लिए ऐसे क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये प्रयास और करें हम कि सहकारिता में उनकी जो सहभागिता रही है उनका संबलन हो, वो आगे बढ़ें और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वो काम भी करें। तो दो चीज़ें, महिलाओं की भागीदारी और उन कर्मियों को, सहकारी कर्मियों के लिए आपका प्रयत्न, सरकारी प्रयास या अन्य। राजेंद्र जी, भारत का वेद मंत्र है, भारत की सनातनी परंपरा का मंत्र है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जी जी जी। तब नारी सशक्तिकरण और नारी के सम्मान के बिना कोई भी आर्थिक विधि, कोई भी समाज, कोई भी सामाजिक, कोई भी धार्मिक गतिविधि, कोई भी राजनीतिक और संवैधानिक गतिविधि अधूरी है। तो सहकारिता में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका के रूप में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, और महिला स्वयं सहायता समूह एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभकारी प्रकल्प है। इसमें कुछ महिलाओं के माध्यम से, महिलाओं के समूह को जोड़कर जो कुटीर काम करती है, जो लघु उद्योग काम करती है, जैसे कि मंगोड़ी बनाने का काम करती है, पापड़ बनाने का काम करती है, या कोई भी हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बनाती है, तो उन महिलाओं को जो किसी आर्थिक गतिविधियों में है उनको जोड़कर एक महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। और उस स्वयं सहायता समूह का एक बैंक में, सहकारी बैंक में, ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाता खोला जाता है, और उन महिलाओं की जो खुद की अपनी बचत होती है उसके 10 गुना या उससे अधिक उसकी स्थिति को देखते हुए सहकारी बैंक द्वारा उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और ये बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बहुत ही ग्रामीण विकास और ग्रामीण समृद्धि और महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन बनाने का कार्य किया जा रहा है। सहकारिता कर्मियों के लिए क्या उत्थान किया जा सकता है? देखिए, किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए, किसी भी संस्थान और किसी भी संगठन की सफलता के लिए उसके मानव संसाधन का कल्याण होना बहुत जरूरी है। और मानव संसाधन का कल्याण कब होगा? तो मानव संतोषी होगा, संतुष्ट होगा। कोई भी किसी संस्थान का, किसी आंदोलन का या किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम का कार्यकर्ता अगर संतुष्ट है तो उसके वो परिणाम हासिल होंगे जो उससे अपेक्षित किए गए थे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो सहकारी समितियां व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन और सहायक कर्मचारी बहुत विषम और विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सभी ग्रामीण योजनाओं को कंधे से कंधा मिलाकर ग्रामीण स्तर तक सफल बनाते हैं, कई हजार करोड़ का ऋण वितरण और वसूली करते हैं, खाद बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराते हैं, उनकी सेवा शर्तों का सुरक्षित निर्धारण होना चाहिए, उनके नियोक्ता का निर्धारण किया जाना चाहिए। सहकारिता में जो राजनीतिक गुटबाजी है, जो पार्टीजम है, जो सरकारीकरण से भ्रष्टाचार और लोभ की प्रवृत्ति पैदा हुई है, उससे सहकारी आंदोलन भी प्रभावित हो रहा है, तो सहकारी कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे हैं। तो सहकारी कर्मचारियों के लिए सहकारी पैक्स के व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापकों के नियोक्ता निर्धारण कर उन्हें कार्मिक के रूप में सुरक्षित वेतनमान, सेवानिवृत्ति परिलाभ, ग्रेच्युटी, पीएफ इनका भुगतान किए जाने के लिए उनका नियोक्ता निर्धारण किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आमेरा साहब, बहुत अच्छी सी खूबसूरत बात बताई है। तो एक सबके लिए और सब एक के लिए जो मौलिक सिद्धांत है सहकारिता का, इस विषय पर अभी आपने देखा कि उद्योगों पर कोरोना का क्या प्रभाव हुआ, लेकिन सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास और उसमें समृद्धि कैसे आई, इस विषय पर चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहे श्री सूरजभान सिंह जी आमेरा साहब, जो कि विशेषज्ञ हैं सहकारिता के। हम उनको देते हैं धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी।